हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेज अनूपगढ़ में स्वागत है। तो हम टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हमने अभी थ्योरी पढ़ी, उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, संख्याएं पढ़ी, दशमलव संख्याएं, मिश्र संख्याएं, भिन्न फैक्टर के बारे में देखा, गुणनखंड ज्ञात करना सीख रहे थे। और उसके बाद हम कर रहे थे उनके ऊपर सवाल कि नंबर सिस्टम टॉपिक के ऊपर जो उनसे रिलेटेड जो सवाल है किस टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। अभी तक जो हमने सवाल कराए थे वो सारे क्या है, पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कोई ना कोई कंपटीशन के अंदर वो पूछा गया है +2 लेवल के ऊपर। और हमारे पास थोड़े सवाल बचे थे, वो आज हम ख़त्म करते हैं। तो पहले अब सवाल स्टार्ट करते हैं अपने आगे से। नंबर सिस्टम पार्ट 4। तो पहला सवाल हम देखते हैं क्या, 20 की पावर 5 गुणा में 161 की पावर 5 गुणा में 23 की पावर 4। इसमें पूछ लिया में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। हम इसमें बताने कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ऐसा कोई सवाल आ जाए, घात के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस नंबर का हमें पावर दिया गया उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे कि इसमें 20 दिया गया है, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं। 20 के होते हैं 2, फिर 3, क्या आता है 20 के, देख लेते हैं। 20 के 2, फिर 10, 5, फिर 2। तो आते हैं हमारे पास कितने, 2 गुणा 2 गुणा 5। कितने आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। इसमें कितने होते हैं, 3। 3 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 1 2 3। कितनी संख्या होती है, 3। अब 161 के देखते हैं कितने भाज्य गुणनखंड होते हैं। इसके भाज्य गुणनखंड सिर्फ 161 गुणा 1 ही होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है। और 23 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका भी गुणनखंड कितना होता है, 23 गुणा में 1 लिख सकते हैं, या फिर इसका गुणनखंड क्या होगा, 23 का 23 ही होगा। तो इसके अंदर संख्या कितनी है, इसमें के अंदर सिर्फ 1 है गुणनखंड की संख्या। इसके अंदर भी संख्या कितनी है, 1 है। अब हमें देखना है कि 20 की पावर कितनी थी, 5 है। 20 के अंदर अंक कितने हैं, 3। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 संख्या थी, पावर में कितना है 5, आएगा कितना 15। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे संख्या 1 है, पावर में कितना है 5। तो 1 गुणा 5 कितना आ जाएगा, ये 5। यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 है, और पावर में कितना है 4 है। तो 1 गुणा 4 कितना हो गया, 4। इन सभी को जोड़ दो, कितना आता है 15, प्लस में 5 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 24। टोटल कितना हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर होएगा 24। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होएगी, 24 होएगी। ठीक है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं कि 5 की घात 5 गुणा 13 की घात 10 गुणा 17 की घात 3 के कितने अभाज्य होंगे।
इसके बताने हैं कि कितने भाज्य गुणनखंड होंगे। ऑप्शन दे देते हैं आपको इसमें, ए 18, बी 36, 8, 22, 36, सी 8 और डी 22। ठीक है, इसमें देखना हमें भाज्य गुणनखंड कितने होंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किसका पावर दिया गया, 5 की पावर दी गई है। 5 के भाज्य गुणनखंड कितने होंगे, सिर्फ 5 ही होता है और गुणा में क्या होता है 1। तो इसकी संख्या कितनी होगी भाज्य गुणनखंड की, 1। इसमें देखो कितना दिया गया, 13। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका गुणनखंड कितना होगा, इसका भी गुणनखंड कितना होगा, 1 ही होगा। आगे देखो 17 भी एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड कितना होगा, 1। ठीक है, अब जितने गुणनखंड होंगे उसमें हमें क्या करना है, पावर का गुणा। इसमें कितना है 5 का गुणा कर दो। इसमें कितनी पावर है 10 का गुणा कर दो। इसमें कितनी पावर है 3, इसमें 3 का गुणा कर दो। ये आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 10 और ये आ गया हमारा 3। इन तीनों को जोड़ दो, 5 + 10 प्लस में 3 कितना हो जाता है 18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखो, एक सवाल और है पावर वाला। 25 की पावर 5 गुणा में 22 की पावर 10 गुणा में 29 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। गुणनखंड होंगे वो सारी की सारी संख्याएं क्या होगी, हमारी अभाज्य होगी। प्राइम नंबर के अंदर गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी सॉल्यूशन करना है। ए ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसमें ए ऑप्शन दिया गया हमें 41, बी ऑप्शन दे दिया गया 31, सी ऑप्शन दे दिया गया 21 और डी ऑप्शन दे दिया गया 11। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया, सबसे पहले क्या देखो 25 संख्या देखो, 25 में कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 25 के होते हैं 2, 5 गुणा 5 संख्या कितनी होती है 1, 2। ठीक है, इसका गुणा किससे करना है, पावर से। 2 की गुणा 5 से कर कितना आ जाएगा 10। ऐसे आगे वाला 22 के भाज्य गुणनखंड करो, क्या क्या होते हैं भाई, 2 गुणा 11, 2 गुणा 11, 11 दूनी 22। इसमें अंक संख्या कितनी आएगी भाज्य गुणनखंड की, कितनी है 2 है। और पावर में कितना है इसका 10, गुणा कर दो 10 को 2 से, कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही आगे वाला करना है। आगे वाली संख्या कितनी है हमारी 29। 29 एक क्या है, अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर कह सकते हैं इसको। इसमें भाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी, सिर्फ 29 ही होगा। संख्या कितनी आएगी 1 है। इसकी पावर कितनी देगी है, इसकी पावर 1 ही है। तो गुणा कितना, 1 गुणा 1 कितना 1 क्या आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ दो, 10 + 20 + 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 31। तो यही हमारा आंसर है। इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या आ जाएगी 31, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमने देखे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात कर रहे थे। अब हम कुछ और टाइप के सवाल देखते हैं जो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे से पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल देखो किस टाइप का है, नंबर 4, संख्या 96,048 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। में 6 का स्थानीय मान
ज्ञात करो। स्थानीय मान और जातीय मान, इसके ऊपर हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लो इसमें स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पूछा है, तो हम ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, इसके अनुसार ऑप्शन लगा देते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया गया इसने, 60, 600, 600, 60, बी दे दिया गया 600, सी दे दिया गया हमारे पास 6 और डी दे दिया गया हमें 6000। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखो, जिस स्थान पर संख्या है उसके पीछे कितनी संख्या है उतनी उस संख्या के पीछे क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। वो हमारा क्या होता है, स्थानीय मान होता है। और किसी संख्या का जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो उतना का उतना ही रहता है। देखो इस क्वेश्चन से समझो, मान लो कि वो यहाँ पे संख्या दी गई हमें 96,048, ठीक है, इसमें कह दूं मैं कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, ठीक है। 4 का कहूँ, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 के पीछे संख्या कितनी है, सिर्फ एक ही संख्या है, तो 4 के पीछे जीरो भी कितना, 1, तो 4 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा इस संख्या में, 40। और इसी संख्या में पूछ लूँ मैं जीरो का, तो जीरो का जीरो तो है, जीरो के पीछे कितनी संख्या है, 1, 2, तो 0, 0, ये इसका क्या, ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा जीरो का। अगर मैं पूछ लेता इसमें वो जो क्वेश्चन में पूछा गया 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 6 के पीछे संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 6 के पीछे भी जीरो कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, ये इसका स्थानीय मान। अगर 9 का पूछ लेता तो 9 का स्थानीय मान, तो 9 के पीछे संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसका तो हमें आंसर मिल गया, कितना आएगा, 6 का स्थानीय मान कितना है, 6000, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 96048 में हम देख लेते हैं कि बताओ, पूछ लेता कि 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान कितना होता है, 8 ही होता है। 4 का जातीय मान 4 होता है। 0 का जातीय मान 0 होता है। 6 का जातीय मान 6 होता है। 9 का जातीय मान 9 होता है। तो हम समझ रहे हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान कभी भी किसी संख्या का क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। जो संख्या आती है उसी का वही क्या जातीय मान है। जैसे 5 का जातीय मान कितना है, 5 है। 2 का जातीय मान कितना है, 2 है। 8 का जातीय मान कितना है, 8 है। मगर स्थानीय मान क्या है, उस संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, लाख पर है, 10 लाख पर है, कौन सी पोजीशन पर है, वो उसका क्या है, स्थानीय मान मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 8 कहाँ पे था, यहाँ पे था, इसके पीछे कितनी संख्या थी, कोई भी संख्या नहीं थी, तो ये कितना आ गया, सिंगल 8 आ गया। 4 का अगर पूछ लेता स्थानीय मान तो क्या होता है, 4 के पीछे कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है, कितना, एक संख्या है, तो 4 का स्थानीय मान कितना, 40 आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगी। अगर 9 का स्थानीय मान पूछता तो इसके पीछे 1, 2, 3, 4, 4 ही क्या है, 4 संख्या, तो 4 इसके पीछे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये हमारे क्या होते हैं, स्थानीय मान और क्या होते हैं, जातीय मान होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगले सवाल देखते हैं कि अभी हम कौन सा नंबर का सवाल था, ये 5 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 8679 कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है वो लिखवा रहा हूँ, बाकी यहाँ से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर, 7 के स्थानीय व
जातीय मान में अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना होगा वो बताना हमें, अंतर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसने दे दिया है 6 to 3। ऑप्शन नंबर बी दे दिया इसने 76-16। ऑप्शन सी दे दिया 6993। 6993। ऑप्शन डी दे देते हैं मान लो 72-57। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। हमें क्या करना है, इसके पहले तो क्या ज्ञात करने हैं, जातीय और स्थानीय मान, और फिर क्या ज्ञात करना है, जातीय और स्थानीय मान में अंतर कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 का स्थानीय मान, 7 के बारे में पूछा कि 7 ये रहा, तो 7 का स्थानीय मान, अभी मैंने बताया कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा। 7 के पीछे अंक कितने हैं, 2, 9 और 3, कितने अंक है 2, तो 7 के पीछे 0 कितनी आ जाएगी, 2 0 आ जाएगी। और 7 का जातीय मान कितना होता है, 7 का जातीय मान, 7 का 7 जातीय मान कितना होता है, 7 ही होता है। इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना था, तो अंतर करने के लिए क्या था, घटा दो 7 को, बचेगा कितना 693। हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी ये 9 था, 693। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना, ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो हमने देखा कि जातीय मान और स्थानीय मान ये हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद उसने अंतर पूछ लिया दोनों में, पहले ज्ञात कर लो और दोनों को क्या कर दो आपस में घटा देंगे, तो हमें क्या अंतर पता चल जाएगा कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ लूँ कि बताओ कि 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है, तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 के पीछे कितनी जीरो अंक 3 है, 6 का स्थानीय मान कितना 6000, और 6 का जातीय मान कितना 6 ही आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको घटा दो 5993, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन में यही पूछ लेता कि 9 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताओ, तो क्या होता है, 9 के पीछे कितने अंक है, 1, 90 आ जाता हमारा स्थानीय मान, और जातीय मान 9 ही रहता, अंतर कितना आ जाता 81 का आ जाता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो इससे आगे और सवाल देखते हैं। एक सवाल दिया गया 5-6 नंबर, 27.0645 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 27.0645 में हमें पूछ लिया गया स्थानीय मान क्या, ऑप्शन दे दिए गए हमें क्या क्या है, 40, बी ऑप्शन दे दिया गया 4, सी ऑप्शन दे दिया गया हमें कितना 400, और डी ऑप्शन दे दिया गया हमें 0.0004। तो ये हमारी क्या दशमलव वाली संख्या है, कौन सी है, दशमलव वाली संख्या। इसमें हमने 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात कर रहे थे। पहले हमने देखा स्थानीय और जातीय मान ज्ञात करना देख रहे थे जिसके अंदर पॉइंट नहीं था। अब पॉइंट वाली संख्या के अंदर हम स्थानीय मान और जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। किसने पूछ लिया 4 का स्थानीय मान पूछना है, स्थानीय मान पूछा तो वही लगा दो, पॉइंट तो अपनी जगह भी आएगा। मान लो कि 27 पॉइंट लिख देता हूँ मैं दोबारा 645 में। देखो 4 के पॉइंट के बाद कितनी नंबर पर आ रहा है, 2 संख्या आ रही है 4 के आगे, तो इसके आगे भी कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो और आगे आ जाएंगे। ये हमारा क्या होता है, जातीय मान होता है। इसका कितना हो जाएगा जातीय मान 0.004। 4 के आगे संख्या कितनी है, 2 संख्याएं हैं,
तो 4 के आगे भी कितने जीरो आ जाएंगे, जो जीरो के बाद पॉइंट आएगा, कितने जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान का वही रहता है, जातीय मान अभी बताया कि कोई भी संख्या का चेंज नहीं होता है, सभी संख्याओं का जातीय मान वही रहता है जो संख्या है खुद ही, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि पूछ लिया जाए इसी में पूछ लेता कि बताओ कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 यहाँ पे है, इसके आगे कितने हैं, 1 अंक है, उसके बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब 6 के बाद 1 जीरो और आएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। कितने अंक आएगा, 1 अंक, 1 अंक आ गया तो जीरो कितना आएगा, 1 जीरो आगे आएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, ये हमारा क्या होगा, स्थानीय मान होगा। और 6 का जातीय मान 6 ही होता है, ठीक है। इसी तरह अगर पूछ लेता कि 5 का स्थानीय मान याद करो तो कितना आ जाता, 5 के पहले कितनी संख्या है, पॉइंट के पहले 1 2 3 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 2 3 और फिर क्या आ जाता, 5 आ जाता। ये हमारा क्या हो जाता, 5 का स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है। अभी आपने सीखा कि स्थानीय मान और जातीय मान कितना होता है। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए बताओ 7 का स्थानीय मान, तो 7 के पीछे संख्या कितनी है, 4, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 7 70,000, 4 कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। सॉरी ये पॉइंट वाला इसमें रहने देते हैं, यहाँ तक देखो पॉइंट वाला देखो आप कि यहाँ पे जातीय मान कितना है, स्थानीय मान कितना है, पूछा था कितना, 6 का स्थानीय मान पूछा था कितना था, 0.06 आ गया, ठीक है। दशमलव वाली संख्याओं का हमने क्या देखा, जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना सीखा, ठीक है। इसके बाद आगे वाला सवाल देखते हैं, ये हमारा कितना नंबर सवाल था, 6 नंबर सवाल था। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं कि क्या है, कि देखो में 9 का स्थानीय जातीय मान अंतर ज्ञात करो। तो 7 नंबर सवाल है हमारे पास, 3901 में 9 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन था, इसमें पूछ लेता कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना था। तो ऑप्शन दे लिख लो यहाँ पे, ऑप्शन क्या क्या, 900 बी आ जाएगा, 9 सी आ जाएगा, 8 9 1 और डी आ जाएगा हमारा कितना, 40। ये ऑप्शन दे दिए गए, आसान से क्वेश्चन है। तो आप सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं 9 का स्थानीय मान, बताओ भाई स्थानीय मान कितना होगा 9 का, 9 के पीछे संख्या कितनी है, 2 संख्याएं हैं, तो 2 ही हमारी क्या आ जाएगी, 0। और 9 का जातीय मान कितना होगा, जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, वही संख्या रहती है जिसका पूछा गया है। 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना है, तो घटा दो भाई, अंतर में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 891। यही हमारा क्या है, आंसर है 891। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं कि ये एक 7 नंबर था, 7 नंबर ही था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 8 नंबर है, यदि x, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड से रहते हैं उनको ज़्यादा थोड़ी तकलीफ होती है। x y में, y सम संख्याएं हैं, x और y सम संख्याएं हैं तथा z विषम है,
तथा जेड जेड क्या है? एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, संख्या है या अंक है, विषम है, तो x प्लस वाई प्लस जेड है। तो पूछ लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? अगर मान लो x और y दो सम संख्याएं और एक क्या है? विषम संख्या है। अगर तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 है, क्या लिखा गया है? सम संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं भाई, थ्योरी वाले। मैथ के अंदर जो थ्योरी वाले सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विषम संख्या, और ये 12वीं प्लस 2 पे पूछे जाते हैं बहुत ही। अभाज्य संख्या, और डी ऑप्शन लगा दिया हमने, क्या? इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या कैसे समझेंगे कि क्या x और y हमारी क्या है? सम संख्या है। तो x सम संख्या है, x तो x के बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी हमारी सम संख्याएं हैं। और y भी हमारा यही है, सॉरी, x और y के बराबर लिख दो। x और y को हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। और z हमारी क्या है? z एक विषम संख्या है। यहाँ पे हमारी विषम संख्या ये वाली होती है, कंटिन्यू चलती जाती है इन्फिनिटी तक। मान लो इनमें से कोई भी दो संख्या ले लो, x और y का मान ले लो और z के साथ जोड़ दो, देखते हैं आंसर क्या आता है। मान लो कि x और y सम संख्या है, तो हमें x और y कहाँ से लेना है? सम संख्या में से लेना है। तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लो कि x का हमने 2 ले लिया और y का हमने 6 ले लिया। और एक हमें क्या लेनी है? विषम संख्या z। एक हमने कोई भी z संख्या ले ली, 3 ले लिया। इन तीनों को जोड़ो, आंसर कितना आ रहा है? 2, 6, 8, 3, 11। क्या आ रही है? ये एक विषम संख्या भी है और ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है, तो कहते हैं कि अभाज्य संख्या भी है। ये क्या है? अभाज्य, 11 एक अभाज्य संख्या भी है। इसी टाइप से दूसरा लेके देखते हैं। मान लो इसके अंदर ले लो 4 ले लो, एक में 8 ले लो। x और y का मान, x 4 ले लिया, y हमने क्या ले लिया? 8 ले लिया। और z हमने कुछ भी ले लिया, मान लो 5 ले लिया। ये हमारी विषम संख्या ले ली। इनको जोड़ो, 4 और 8 कितना हो गया? 12, 12 और 5 कितने हो गया? 17। ये भी हमारी एक क्या है? विषम संख्या है। और साथ में क्या है? ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी टाइप से हम देखते हैं कि एक संख्या और लेके देखते हैं कि यहाँ पे 0 ले लिया, प्लस में 6 ले लिया, प्लस में 1 ले लिया, या फिर कुछ और ले लेते हैं। मान लो 3 ले लेते हैं, विषम संख्या। ये हमारा क्या हो गया? 0 और 6 और 3 कितना आ गया? 9। ये हमारी क्या है? विषम संख्या है। बट प्राइम नंबर है क्या? नो, प्राइम नंबर तो नहीं है, अभाज्य संख्या तो नहीं है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि 2 ले लिया, प्लस में क्या ले लिया? 4 ले लिया, और प्लस में कितना ले लिया? 3 ले लिया। कितना हो गया? 2, 4, 6 और 3, 9। ये भी हमारी क्या है? विषम आ रहा है। इसका मतलब विषम 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 कितना भी जोड़ रहे हैं, कोई भी संख्या लेके जोड़ रहे हैं हम, तो हमारा आंसर क्या? विषम तो हमेशा ही आ रहा है। मगर अभाज्य संख्या ये तो आ रही है, बट ये वाले अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। हमेशा अभाज्य संख्या नहीं आ रही है, कभी कभी हमारी अभाज्य संख्या आ जाएगी, हमेशा अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि हम कभी भी यदि x और y हमारी सम संख्या है 2 और एक विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, तो उत्तर में हमारी क्या आएगी? संख्या आएगी, वो हमारी क्या आएगी? हमेशा ही कौन सी आएगी? विषम संख्या आएगी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? बी सही हो जाएगा। विषम संख्या क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं, ए यदि लिख देते हैं,
यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या है? तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या? ऑप्शन दिया गया हमें, ए ऑप्शन दे दिया गया है, ए प्लस बी प्लस में ए बी। बी ऑप्शन दिया गया हमें, ए प्लस बी माइनस 1। और सी ऑप्शन दिया गया हमें, ए प्लस बी प्लस 1। और डी ऑप्शन दिया गया है, ए प्लस बी प्लस में 2ab। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दे दिया गया है। इसमें पूछ लिया गया है हमें कि मान लो ए और बी की जगह पर हम क्या ले लें, विषम संख्या ले लें, कोई भी विषम संख्या ले लें। ए और बी पे ए के पोजीशन पे हमें विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सारी हमारी क्या है? विषम संख्या। इनमें से कोई भी संख्या ले लो एक, और बी का भी कोई सा भी मान ले लो विषम संख्या में से, वो यहाँ पे रख दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। हमारा क्या आनी चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? ए और बी का मान ले लेते हैं। मान लो ए बराबर हमने कितना ले लिया? 3 ले लिया। और बी बराबर भी हमने कितना ले लिया? मान लो 5 ले लिया, या 1 ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, बट वो क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ए का मान 3 ले लिया, बी का मान हमने 5 ले लिया। तो इसको हम ऑप्शन में रख के देखते हैं। ए की जगह पे 3 रखा, 3, पहले ए ऑप्शन में देखते हैं, 3 और 5। ए का मान 3 है और बी का मान कितना है? 5 है, प्लस 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 8 प्लस 15 कितना आ रहा है? ये 23। ये तो हमारी क्या आ रही है? विषम संख्या आ रही है, सम संख्या तो नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा नहीं हो सकता। बी चेक करते हैं। ए का मान हमने कितना रख दिया? 3, और बी का मान हमने रख दिया 5, और माइनस में करना है 1। तो 3 और 5 8, 8 में से 1 गया 7। ये भी हमारी विषम संख्या आ रही है। हमें चाहिए क्या? सम संख्या चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी देखते हैं, सी में मान रख दो। ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, प्लस में 1 दिया गया है। आंसर आ रहा है, जोड़ कितना आ रहा है? 9। 3, 5 और 1 कितना होता है? 9। ये भी हमारी क्या है? एक विषम संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 गलत हो गया तो चौथा तो आंसर होना ही होना है। नन ऑफ दिस दिया नहीं गया है। फिर भी हम चेक करते हैं क्या होता है। ए का मान रख दो 3, बी का मान रख दो 5, प्लस में क्या रख दो 2, गुणा में क्या? ए का मान 3, बी का मान 5। इसकी कैलकुलेशन कर दो, कितना आ रहा है? 3 और 5 8, प्लस में कितना आ रहा है? 2, 3, 6, 6, 5 है, सॉरी, ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8, और यहाँ पे कितना आ गया? 2, 3, 6, 6, 5 है 30, और आ रहा है कितना है? 30 और 8 कितना आ रहा है? 38। ये हमारी क्या आ रही है? सम संख्या आ रही है। 38 कितनी आ रही है? सम संख्या आ रही है। यहाँ पे कुछ भी रख दो, ए का बी का मान कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हम चेंज करते देख लेते हैं। ए का मान 1 ले लो, और बी का मान हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। ये वाला मान भी रख के पुट करके देखो इस ऑप्शन में, वो भी सही होगा। देखते हैं, देखो ए का मान कितना? 1 है, बी का मान 3 है, प्लस में 2 है, और गुणा में 1 गुणा में 3। ठीक है, 1 और 3 कितना? 4, प्लस 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया? 10। ये भी हमारी क्या आ रही है? सम है। हमेशा ही क्या आएगी? सम संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर एकदम। ठीक है, अगले सवाल देखो। एक सवाल और दिया गया है। ये था हमारा 9 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देखते हैं। यदि 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हम प्राप्त करते हैं
वो कह रहा है कि यदि तीन विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हम प्राप्त करते हैं। हमें क्या मिलेगा वो ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन दिया गया है सम संख्या। क्या हम 3 विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगी? अभी मैं समझाऊंगा, आप चेक करो क्या आंसर आएगा। एक अभाज्य संख्या, क्या एक अभाज्य संख्या आएगी हमेशा? सी ऑप्शन दे दिया गया है विषम संख्या। डी ऑप्शन दे दिया गया हमें क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर, जो कहाँ से गिन सकते हैं, जिसे 1 से स्टार्ट होती है, जो प्राकृत संख्या होती है। तो हम देखते हैं कि 3 यदि विषम संख्याएं दे दी जाए, 3 हमारे पास क्या है? विषम संख्या है। 3 कोई भी विषम संख्या ले लो और इनको जोड़ो। विषम संख्या कौन सी होती है हमारे पास? विषम संख्या होती है हमारे पास विषम संख्या आपको पता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये चलता ही जाता है, इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, विषम संख्या सारी क्या होती है? 1 3, इसमें से कोई भी हमारे पास 3 संख्या ले लो। मान लो हम 1 3 5 या 1 5 7 या 1 7 9 कुछ भी ले सकते हैं। 3 संख्याएं लेनी है हमें। मान लो हम ले लेते हैं 1 ले लो 3, और इनको क्या करना है? जोड़ना है। 1 + 3 + 5, हमने तीनों ले लिया। इनका जोड़ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? 1 3 4 और 5 कितना आ रहा है? 9। सॉरी, कितना आ रहा है? 9। तो हमारी क्या आ रही है? एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। ये सम संख्या तो नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, विषम संख्या है। क्या प्राकृत संख्या है? हाँ, प्राकृत संख्या भी तो है ये प्राकृत भी तो है। प्राकृत कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। इसी प्रकार से 3 और संख्या लेके देखते हैं हम। मान लो 5 ले लो, 7 ले लो और 1 9 ले लो, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 9 और 7 16 और 5 21। ये भी हमारी क्या आ रही है? विषम आ रही है। और साथ में क्या आ रही है? ये प्राकृत संख्या भी है। क्या प्राकृत संख्या भी तो है हमारी? ठीक है, और इसी के साथ हम देखो कोई और 3 और ले लेते हैं। 1 ले लो, 3 ले लो और प्लस में क्या ले लो? 11 ले लो। इनको जोड़ के देखते हैं। 1 और 3 4, 4 और 11 कितने होते हैं? 15। ये भी हमारी क्या है? विषम है। और क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, इसका मतलब हम कोई भी 3 विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमेशा ही क्या आ रही है? एक विषम संख्या भी आ रही है और क्या है? प्राकृत संख्या भी आ रही है। ठीक है, तो हमारे कह सकते हैं कि हम क्या है? सी और डी दोनों ही क्या होगी? दोनों ऑप्शन सही होंगे। हमारे पास है क्या? विषम संख्या भी आएगी और क्या आएगी? प्राकृत संख्या भी आएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ई सही होगा। विषम संख्या भी आएगी और कौन सी आएगी? प्राकृत संख्या भी आएगी। दोनों के दोनों आएगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ई। कि हम कब भी क्या 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा ही विषम संख्या प्राप्त होगी, और सारी की सारी विषम संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है हमेशा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी और डी दोनों ही होंगे। विषम संख्या भी प्राप्त होगी और साथ में क्या होगी? प्राकृत संख्या भी प्राप्त होगी। ठीक है, कभी भी 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा ही क्या मिलेगी? हमें एक विषम संख्या मिलेगी। याद रखना, क्या मिलेगी?
विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन था ये। 11 नंबर देखते चेक करते हैं। यदि विषम और सम संख्या का योग सदैव होता है, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग सदैव होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या जोड़ दे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये हमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे दिया गया है, क्या हमें सम संख्या मिलेगी, सदैव सम, क्या हमेशा ही क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। बी ऑप्शन दे दिया गया इसमें, सदैव विषम, क्या हमेशा ही हमें विषम संख्या मिलेगी। सी ऑप्शन दे दिया गया, कभी सम कभी विषम, कभी कभी हमें सम भी मिल सकती है, कभी सम और कभी विषम। और डी ऑप्शन दे दिया गया है, हमें कह नहीं सकते, मतलब कि हमें पता नहीं है, कह नहीं सकते, पता नहीं चल रहा है कि सम आएगा विषम नहीं आएगा। तो मान लो हम चेक कर लेते हैं कि एक सम संख्या ले लो और एक विषम संख्या ले लो, इनको जोड़ के देखो हमारा आंसर क्या आएगा। एक सम ले लेते हैं, 2 ले लो, इसके साथ विषम जोड़ दो, 1 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 हमारी क्या आ रही है, विषम तो आ रही है। ठीक है, क्या 2 में हम 3 जोड़ दो, कितना आ रही है, 5 आ रहा है। ये भी हमारे पास क्या आ रही है, विषम आ रही है। कोई सम संख्या और ले लो, 8 ले लो, इसमें विषम संख्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो, कितना आएगा, 13। ये भी क्या आ रही है, विषम आ रही है। इसी प्रकार से कोई और सम संख्या ले लो, 12 ले लो, इसमें एक विषम संख्या जोड़ दो, कितना आ रहा है, 15। ये भी हमारे पास क्या आ रही है, विषम में आ रही है। और कोई ले लो, मान लो 6 ले लो, इसमें हम विषम संख्या जोड़ देते हैं, विषम संख्या 17 जोड़ दो, कितना आ रहेगा, 23। ये भी हमारे पास क्या आ रही है, विषम संख्या। तो हम देख रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं सम और विषम संख्या को, तो हमें क्या मिल रही है, हमेशा ये क्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सदैव ही हमें क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर एक सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ दें हम, तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक, जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है, 8 होता है। ऑप्शन ए दे दिया गया आपको 1, बी दे दिया गया 2, सी दे दिया गया 3 और डी दे दिया गया हमारे पास कितना, 0, कोई संख्या नहीं होती। तो हमेशा याद रखो, अभी आपको आगे टॉपिक आएगा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, उसके अंदर ये है क्वेश्चन पहले आ गया। चलो यहीं पे बता देते हैं कि क्या होता है, कि ऐसी कितनी अंकों की 2 अंकों की संख्या है जिनके वर्ग का इकाई अंक कितना होता है, 8 होता है। तो एक चीज़ हमेशा ही याद रखो, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें
हमें हमेशा 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 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हमेशा हमेशा इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 प्राप्त होता है ठीक है, यहाँ लिख दो होता है। क्या होता है? कोई भी संख्या का वर्ग कर दो, हमें इकाई का अंक हमें इसके अलावा कभी भी नहीं मिलेगा। या तो इकाई का अंक 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। तो इसने पूछा कि ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। तो कितनी संख्याएं हैं? इकाई का अंक 8 होता है? कभी क्या नहीं होता। किसी भी संख्या का वर्ग कर दो, इकाई का अंक कभी भी 8 नहीं होता है। तो ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्या हो जाएगी? कितनी संख्या हो जाएगी? 0। कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। तो इकाई का अंक कभी भी 8 नहीं आता है। वर्ग करने पर हमें कभी भी इकाई का अंक 8 नहीं प्राप्त होता है। हमें 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही प्राप्त होते हैं। सिर्फ इनके अलावा जो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे कि हमें 2 कभी भी नहीं मिलेगा, 3 भी कभी नहीं मिलेगा, 7 भी नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। ये कभी भी हमें नहीं मिलेंगे। वर्ग करने पर ये इकाई अंक नहीं मिलेंगे 2, 3, 7 और 8। ठीक है, यहाँ तक ये सवाल समझ में आया? ये जो मैंने बिंदु लिखाया था याद रखना, इकाई का अंक हमेशा ही 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। 12, 13 नंबर। यदि इसने दे दिया गया आगे 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो इनमें से बड़ी सम संख्या क्या है? 7 लगातार सम संख्याएं दी गया, तो उनमें से बता रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, और 7 संख्याओं का हमें क्या दे दिया गया? योग दिया गया है। हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ऑप्शन दे दिया गया हमें कि कौन सी संख्या वो बड़ी होगी? 22 होगी क्या? बी दे दिया गया 24, सी दे दिया गया 26 और डी दे दिया गया हमें क्या? 28। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका आंसर निकालते हैं। कैसे होगा कि 7 लगातार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है? 140 है। तो हमें याद रखना कि 7 लगातार क्रम संख्या है, सम संख्या लगातार ही है। ऐसे नहीं है कि 2 के बाद 8 आ रहा है, ऐसे आ रही है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे लगातार संख्या है। कुछ भी संख्या है, इनकी सम संख्या को योगफल कितना है? 140 है। तो हमेशा याद रखना कि समांतर सम संख्याओं के मध्य का अंक अगर मध्य का अंक कैसे होगा? n/2 टोटल संख्या जोड़ योग बटा में संख्या। कितनी संख्याएं हैं? तो इसका योग कितना दिया गया? 140 दिया गया। संख्या कितनी है? 7 संख्याएं हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20।
ये हमारा होगा, वो क्या होगा, बीच का अंक होगा जो लगातार सम संख्याएं चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि 20 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, एक तो 22 आएगी, इसके पीछे की संख्या कितनी आएगी, 18 आएगी, इसके बाद एक 24 आएगा, इससे पहले क्या आएगी, एक 16 आएगी, इससे पहले क्या आएगी, एक 14 आएगी, और इसके बाद कितना आएगा, 26 आएगा। तो लगातार ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है, लगातार 7 क्रमांक संख्याएं हैं। और मध्य का अभी भी अंक निकाला, वो हमने क्या था, 20 था, ठीक है, 3 इधर हो गई, 3 ही इधर हो गई, ठीक है। हमें जो लगातार लिखनी है, एक इधर लिखना है, एक इधर लिखना है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, ठीक है। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी आ रही है भाई, 26 आ रही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन और भी है, दो नंबर सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लो कि हमने लगातार 7 सम संख्याएं मान ली, कितनी, एक n है, अगली संख्या n कौन सी होगी, n+2, दूसरी कितनी होगी, n+4, तीसरी n+6, n+8, n+10, n+ कितनी, 1 2 3 4 5 6 और कितनी है, 7 है। ये लगातार सम संख्याएं होती है हमारी, और इनका हमने क्या निकालना है, सम संख्या पूछी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या, इसने हमें योग दिया गया है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इनका योगफल कितना होता है, n, फिर अगली संख्या जोड़ दी n+2, अगला जोड़ दिया n+4, अगला जोड़ दिया n+6, अगला जोड़ दिया n+8, अगला जोड़ दिया n+10, अगला जोड़ दिया हमें n+12, और भाग दे दिया कितना, कितनी संख्याएं हैं, 7, और इसका आंसर कितना आ रहा है, इन सब संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है, सॉरी, इनको हम बटा में क्या कर दें, 2 कर दें, तो जोड़ कितना आएगा वो पूछ रहा है। इनको जोड़ो पहले, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7n+2 6 12 8 20 30 और क्या हो गया, 32, ये कितना हो गया, 140, 7n, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 108, ठीक है। और n इतने आ रहा है आंसर, देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7n+2 4 6 12 और 8 20 30 और 40, 42 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। 42 140 में से जाएगा, कितना बचेगा, 98। अब ये कितना आएगा, 98 बटा में कितना आएगा, 7, आंसर कितना आ जाएगा, 1 और 4। n का मान कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। तो n का मान, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, ये वाली है। यहाँ पे n का मान रख दो, कितना आ रहा है, 14 प्लस में 12, कितना आ रहा है, ये 26, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। बस एक सवाल और बचा है, वो देखते हैं, लास्ट सवाल है, 13 आ गया, 14 नंबर है। सात क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 होता है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक है, न्यूनतम विषम पूर्णांक है। तो हमारे साथ लगातार है, विषम संख्या दी गई है, योगफल दिया गया है 133 होता है।
तो न्यूनतम विषम पूर्णांक ज्ञात करना, लगातार 7 क्रमागत विषम संख्या को योगफल 133 दिया गया है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मध्यकांक कितना होगा। मध्यकांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन दे दिया गया, ऑप्शन दे दिया गया इसका, मान लो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि 17, बी ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास 19, 11, 13, 19, 11 और डी दे दिया गया हमारे पास कितना 13। तो हमारा न्यूनतम जो विषम पूर्णांक है वो कितना होगा लगातार। तो मध्यकांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग दे दो 133 योगफल को, जितनी संख्या उससे कितना आएगा 7, 1 और 6, 9, 19। तो ये हमारा क्या आएगा, मध्यकांक आएगा। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 7 है, 3 इधर होगी 3 इधर होगी, तो 3 आगे लिख देते हैं, 21, 23 और 25, 3 इधर आएगी, इससे पहले वाली 17 आएगी, इससे पहले 15 आएगा, फिर क्या आएगा 13। तो हमें जो न्यूनतम पूछा गया है कि न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या रहेगा 13 रहेगा। कितना रहेगा 13 रहेगा। ठीक है, लास्ट कितना रहेगा 13, डी ऑप्शन आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इस 7 संख्याओं का क्रमागत विषम संख्या का योगफल कितना था 133 था। हमने सबसे पहले क्या किया, इनका योगफल मध्यकांक निकाल दिया, हमारा कितना आ रहा था 19 आ रहा था, और टोटल संख्या कितनी है 7 है, 19 बीच का अंक है, तो 3 संख्या आगे आएगी और 3 संख्या ही पीछे आएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन से पूछा था उसने, विषम पूर्णांक कितना आ रहा है हमारा 13 आ रहा है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और हम एक दूसरा टाइप जो n वाला है n के प्रकार से भी निकाल सकते हैं। लगातार विषम संख्या हम ऐसे भी मान सकते हैं, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये हो जाएगी n+3, n+1, n+3, इस प्रकार से निकाल। बाकी आप इस मेथड से करना कि हमें क्या मध्यकांक निकाल लो, 3 आगे की संख्या लिखो और 3 पीछे की लिखो। ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो हमारा आज लास्ट दिन था नंबर सिस्टम का। आज हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर जो हमने क्वेश्चन किए वो ख़त्म हो गए हैं। आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा, देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराते हैं। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म होता है। तो सभी बच्चों का धन्यवाद।